जंगल के आसमान पर काले बादल पिछले 3 महीनों से ऐसे जमे हुए थे जैसे उनका वही डेरा हो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर पेड़ की शाखाएं गीली और भारी हो गई थी। कहीं गिलहरियां अपने खोखले बिलों में भूखी तड़प रही थीं, तो कहीं तोते अपने बच्चों को चुप कराने के लिए झूठी कहानियां सुना रहे थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक बड़े पीपल के पेड़ पर चंपा चिड़िया का घोंसला था। वह अपने 2 छोटे बच्चों गुड्डू और मुन्नी। मम्मा, आज भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा? मम्मा, मेरा तो सिर भी घूम रहा है। भूख ऐसे लग रही है जैसे पेट में पत्थर रखा हो। नहीं बेटा, आज नहीं तो कल जरूर खाना मिलेगा। भगवान अपनी चिड़ियों को भूखा नहीं रखता, बस थोड़ा और सही। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा घोंसले के कोने में घुमाया, आंखों से आंसू टपक पड़े। वो चाहती थी कि बच्चे उसका रोना न देखें। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, कब तक ये मासूम ऐसे भूखे तड़पते रहेंगे? अगर बारिश बंद नहीं हुई तो हम भूख से मर जाएंगे। अगली सुबह बारिश थोड़ी देर के लिए थम गई। पेड़ों की पत्तियों से बूंदें टपक रही थीं, लेकिन आसमान पहली बार कुछ हल्का सा साफ दिख रहा था। चंपा ने गहरी सांस ली और अपने भीगे पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊंची डाल पर जा बैठी। उसने चारों ओर देखा। हर तरफ भूखे, उदास और हताश चेहरे। कोई पंछी अपने बच्चों को चुप करा रहा था, कोई खुद दर्द से सिसक रहा था। चंपा ने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, सुनो साथियों, अब बैठने का वक्त नहीं है। बारिश थोड़ी देर को थमी है। जिसे भी अपने बच्चों की भूख चैन से सोने नहीं देती, वह मेरे साथ चले। चलो दाना ढूंढते हैं, वरना कल को अपने ही बच्चों की लाश उठानी पड़ेगी। उसकी आवाज में दर्द भी था और साहस भी। भीड़ ने सन्नाटा छा गया। मैं चलूंगा बहन, मेरे बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। तेरे साथ चलकर कुछ उम्मीद तो जगेगी। मैं भी साथ हूँ। भूख से तो हम वैसे ही मरेंगे, कम से कम कोशिश करते हुए क्यों ना जिए। और देखते ही देखते एक बड़ा पंछियों का दल तैयार हो गया। हर पंख में डर था, लेकिन उससे बड़ा था आशा का साहस। तो चलो दोस्तों, खेतों की ओर उड़ते हैं। शायद भगवान हमारी मेहनत देखकर हमें दाने बख्श दे। सारा दल आसमान में उड़ा। उनके पंखों की गड़गड़ाहट मानो भूख से लड़ने की बिगुल थी। पक्षियों का दल आसमान में उड़ता हुआ उस दिशा में गया जहाँ कभी हरे भरे खेत फैले रहते थे। वो खेत जहाँ कटाई के बाद हमेशा दाने बिखरे रहते थे और सब पक्षी खुशी से चोंच भर भर कर दाना खाते थे। लेकिन आज का दृश्य बिल्कुल अलग था। खेत पूरी तरह गीली मिट्टी से ढका हुआ था। अरे ये क्या, यहाँ तो एक भी दाना नहीं है। गौरैया इधर उधर दौड़कर देखती रही, फिर हताश होकर बोली, सचमुच सब कुछ तो मिट्टी में दब गया है। लगता है किसानों ने खेत जोत दिया और सारे बचे हुए दाने भी मिट्टी में दब गए। तो फिर हम यहाँ क्यों आए, खाली हाथ लौटने को लिए? पक्षियों के बीच बेचैनी और हताशा बढ़ने लगी। हर कोई खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। चंपा ने कुछ देर जमीन को गौर से देखा, फिर गंभीर आवाज में बोली, सुनो साथियों, खाली खेत देखकर दुखी होने से पेट नहीं भरने वाला। अब हमें जंगल लौटना होगा। शायद वहां सड़े गले फलों में कुछ मिल जाए। जो भी हो, हार मानने से अच्छा है तलाश जारी रखना। पक्षी थके हारे कदमों से वापस जंगल की ओर लौटे। जंगल लौटकर वे पेड़ घूमने लगे। कहीं कहीं पेड़ों के नीचे 3-4 सड़े गले फल गिरे हुए मिले। बू आ रही थी, पर भूखे पेट के लिए वही खजाना था। जैसे ही मैना ने एक फल उठाया, तोता तेजी से झपट पड़ा। ये फल मेरा है, मैंने पहले देखा था। बकवास मत कर, सबसे पहले मेरी नजर पड़ी थी। मैना ने भी चोंच मारते हुए कहा। दोनों पंख फैलाकर एक दूसरे पर झपट पड़े। उनकी चोंचें टकराने लगी। बाकी पक्षी देखते रहे, कुछ चुप थे, कुछ डर से। चंपा ने फुर्ती से बीच में जाकर जोर से पुकारा, बस करो। क्या तुम भूख से लड़ने आए थे या एक दूसरे को मारने?
सोचो, अगर यही हाल रहा तो कल को हम फल नहीं, एक दूसरे का खून पिएंगे। भूख से बड़ा संकट होता है अपनेपन का मर जाना। शर्म करो, अपने भाई पर चोंच चलाते हो। उसने पास से एक सड़ा फल उठाया और दोनों के बीच रख दिया। लो, ये फल लो और इसे बांटकर खाओ। याद रखो, मिलकर रहोगे तो शायद भूख से लड़ पाओगे, लेकिन आपस में लड़ोगे तो भूख हमें चबा जाएगी। मैना और तोते ने झेप कर सिर झुका लिया। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट हुई। सही कहती रहे चंपा, यही तो सच्चा नेता बोलता रहे। मैं मिली थोड़ी सी राहत के बाद सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। कुछ के पास सड़े गले पल थे, कुछ खाली चोंच लौट रहे थे, लेकिन हर एक के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चंपा ने 2 छोटे छोटे पल उठाए और अपने घोंसले की ओर उड़ चली। उसे पता था कि उसके तीनों बच्चे सुबह से भूखे हैं। घोंसले पर पहुंचते ही बच्चे चहचहाने लगे। माँ, कुछ लाए ना खाने को। देखो ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बेटा, देखो, ये 2 फल लाई हूँ। अब तो मजा आ जाएगा। चंपा ने दोनों पलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और बराबर बराबर 3 हिस्से कर दिए। तीनों बच्चों ने लालच से उन्हें खाना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि चंपा ने खुद एक भी टुकड़ा नहीं खाया। वह सिर्फ उन्हें देखती रही और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। एक बच्चे ने अचानक पूछ लिया, माँ, आप क्यों नहीं खा रही? मुझे अभी भूख नहीं है बेटा, पहले तुम लोग खा लो। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी तृप्ति है। बच्चे भोले थे, उन्होंने माँ की बात मान ली, लेकिन चंपा का दिल जानता था कि वह अंदर से भूख से तड़प रही है। उसके होंठ सूख गए थे, पंख भारी लग रहे थे, फिर भी उसने अपने बच्चों की खुशी में खुद को भूल जाना ही बेहतर समझा। रात होने लगी, बारिश फिर से शुरू हो गई। बूंदें लगातार घोंसले पर गिर रही थी, लेकिन चंपा की आंखों में नींद नहीं थी। वह आसमान की ओर, हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा लेना। चाहे मेरी जान चली जाए, पर इन्हें भूख से न मरने देना। जंगल की गहराई में एक काले रंग का चालाक कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। वह हमेशा मौके की तलाश में रहता था कि कैसे बाकी पक्षियों पर अपना दबदबा बनाए और खुद फायदा उठाए। जब से बारिश शुरू हुई थी, कालू चुपचाप सब देख रहा था। उसे पता था कि भूख से जूझते हुए पंछी जल्दी किसी भी लालच में आ सकते हैं। एक दिन वह ऊंची डाल पर बैठा जोर से कांव कांव करने लगा। सुनो सुनो, मेरे पास दाने हैं, बहुत सारे दाने। जो भी मेरा कहना मानेगा उसे पेट भरने के लिए खाना मिलेगा। हके हारे पक्षी दौड़ पर उसके पास आ गए। हाँ, मैंने जंगल के उस पार इंसानों की बस्ती में देखा है। वहाँ अनाज से भरी बोरियां पड़ी हैं, लेकिन उन्हें लाने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुम सब मेरे साथ चलो और मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें दाना दिला दूंगा। लेकिन इंसानों की बस्ती में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां जाल भी हो सकते हैं, शिकारी भी। डरपोकों को कभी दाना नहीं मिलता। जो मेरी बात मानेगा वही जी पाएगा, बाकी सब भूख से मर जाएंगे। भूखे पक्षियों में खलबली मच गई। कुछ ने कहा, हाँ, कालू सही कह रहा है, अब तो जान का खतरा उठाकर ही खाना पाना पड़ेगा। लेकिन चंपा अब तक चुपचाप सब सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर कहा, सुनो साथियों, कालू की बातों में मत आओ। वह हमेशा से हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता आया है। क्या तुम भूल गए पिछली बार जब कालू ने हमें धोखा देकर खुद ही दाने खा लिए थे? हाँ, चंपा सही कहती है, लेकिन भूख क्या करवाती है, ये भी सच है। तुम सब पागल हो। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो भूखे मरोगे। फिर मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वह पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। पक्षियों के मन में अब और भी दुविधा पैदा हो गई। कालू कौवा तो उड़ गया, लेकिन उसके शब्द सबके मन में गूंजते रहे। भूखे पेट के सामने डर भी छोटा लग रहा था। हर कोई सोच में पड़ गया, क्या सचमुच हमें इंसानों की बस्ती में जाना चाहिए? शाम होते ही बड़े पीपल के पेड़ पर सभी पक्षियों की सभा बुलाई गई। पेड़ की मोटी डालों पर तोते, मैना, गौरैया, बुलबुल, कबूतर सब बैठे थे। बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थी, लेकिन सभा का माहौल उससे भी भारी लग रहा था। सभा की शुरुआत मोती कबूतर ने की। साथियों, हमें फैसला करना होगा। हमारे बच्चे भूखे हैं, जंगल अब हमें दाना नहीं दे पा रहा। कालू ने इंसानों की बस्ती का रास्ता सुझाया है। क्या हमें वहां जाना चाहिए? मैं तो तैयार हूं, चाहे खतरा हो, लेकिन कम से कम दाने तो मिलेंगे।
लेकिन वहाँ शिकारी होंगे और इंसान तो वैसे भी हमें दुश्मन समझते हैं। अगर किसी ने जाल बिछा रखा हो तो? हमारे पास और रास्ता भी तो नहीं बचा। पेट की आग सबको खा जाएगी। कालू का लालच मत मानो, वह हमेशा अपनी चालें चलता है। याद है पिछली बार उसने हमें कहा था कि तालाब के किनारे ढेर सारा अनाज पड़ा है, लेकिन जब हम सब वहां पहुंचे तो इंसानों ने जाल बिछा रखा था। कितने साथी फंस गए थे। सभा में कुछ देर चुप्पी छा गई। हर पक्षी सोच में डूबा था। मैं यह नहीं कहती कि हमें भूखा रहना चाहिए, लेकिन हमें दाने का रास्ता अक्ल से ढूंढना होगा, न कि कालू की चाल में फंसकर। अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। तो तय हुआ, हम जल्दबाजी में बस्ती नहीं जाएंगे। पहले जंगल और खेतों में एक बार और तलाश करेंगे। अगर फिर भी कुछ न मिला तभी बस्ती का खतरा उठाएंगे। सब पक्षी मान गए, लेकिन उनके दिल में डर और भूख की लड़ाई अब भी जारी थी। दूर किसी डाल पर बैठा कालू कौवा यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वह बड़बड़ाया, ठीक है चंपा, देखता हूँ कब तक मेरी राह रोकेगी। आखिर भूख तेरा भी साथ तोड़ेगी। अपने घोंसले में बच्चों को ढक कर बैठी थी। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। ये बिजली हमें ले तो नहीं जाएगी? नहीं बेटा, डरने की जरूरत नहीं। बिजली आसमान की गड़गड़ाहट है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सभा फिर बुलाई गई। पक्षी कांपते हुए पेड़ की डालों पर इकट्ठा हुए। अब तो हाल और बिगड़ता जा रहा है। कल रात मेरे घोंसले की आधी डाल टूट गई। बच्चों को कैसे बचाऊं, समझ नहीं आ रहा। हमारे पास खाने को तो नहीं है, अब तो रहने को भी जगह नहीं बच रही। लगता है भगवान भी हमें भूल गया है। सुनो साथियों, संकट जितना बड़ा होगा हमें उतना ही मजबूत होना होगा। अगर हम टूट गए तो ये बच्चे कैसे जी पाएंगे? आज हमें सिर्फ दाने की नहीं, एक नए घर की तलाश भी करनी होगी। हम सब मिलकर सुरक्षित जगह ढूंढ सकते हैं। मैंने देखा है, नदी के उस पार एक पुराना बरगद है। उसकी जड़ें मोटी और टहनियां मजबूत है। शायद वहां हम घोंसले बना सके। लेकिन नदी पार कैसे करेंगे? बारिश में पानी उफान पर है। डर कर बैठने से रास्ता नहीं मिलेगा। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है तो हमें जोखिम उठाना ही होगा। कल सुबह बारिश थमे तो हम सब उधर उड़ेंगे। पक्षियों की आंखों में फिर उम्मीद की चमक लौट आई। वे जान गए कि जब तक चंपा उनके साथ है वे अकेले नहीं हैं। दूर किसी अंधेरे पेड़ पर कालू कावा बैठा ये सब सुन रहा था। उसने दांत भींचे और बड़बड़ाया, ठीक है चंपा, तूने फिर सबका हौसला बढ़ा दिया, लेकिन याद रख, नदी पार करना इतना आसान नहीं होगा। तेरे झुंड को वहीं रोक दूंगा। सुबह का समय था। बारिश कुछ देर के लिए थम चुकी थी। आसमान में हल्के धूप की किरणें झलक रही थीं। सभी पक्षी अपने बच्चों को साथ लेकर नदी किनारे इकट्ठा हुए। पानी तेज बह रहा था, लेकिन दूसरी ओर का पुराना बरगद साफ दिखाई दे रहा था। देखो, वो सामने ही है। अगर हम सब सावधानी से उड़े तो पहुंच सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे इतनी लंबी उड़ान कैसे भर? डर मत, मैं आगे रहूंगी। सब मेरे पीछे पीछे उड़ना। हम साथ रहेंगे तो कोई पीछे नहीं छूटेगा। हाँ, चंपा दीदी सही कह रही हैं। हम कोशिश करेंगे। पक्षियों का झुंड उड़ान भरने ही वाला था कि तभी ऊपर से काला साया गुजरा। वो था तालू कौवा। उसकी आवाज गूंजी, अरे ना समझो, कहाँ जा रहे हो? नदी के उस पार शिकारी रहते हैं। उनके जाल में जाओगे तो कभी लौट कर नहीं आ पाओगे। हाँ हाँ, मेरे कई साथी उस पार गए थे, कभी लौट कर नहीं आए। अगर तुम सब वहां गए तो ये आखिरी उड़ान होगी तुम्हारी। सुनो सब, कालू ने हमेशा हमें डराया है क्योंकि उसे हमारी एकता से डर लगता है। सच ये है कि उस पार बरगद है और अगर हमें जीना है तो वहां पहुंचना ही होगा। जो डरकर बैठ जाएगा वो यहीं भूख और तूफान से मर जाएगा। चंपा दीदी सही कह रही है। हम कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, हम उड़ेंगे। हम उड़ेंगे। ठीक है, सब पंक्ति बनाकर उड़ो। छोटों को बीच में रखो, हम उन्हें गिरने नहीं देंगे। देखा साथियों? पक्षियों का बड़ा झुंड नदी के ऊपर उड़ रहा था। तेज हवा और छींटों से उनकी पंखियां भारी हो रही थी, लेकिन सब चंपा के पीछे पीछे उड़ते रहे। कुछ ही पलों बाद सब पक्षी उस पुराने बरगद पर पहुंच गए। बरगद की टहनियां सचमुच मजबूत थीं।
पक्षियों ने राहत की सांस ली और बच्चों को सुरक्षित जगह पर बैठाया। उधर दूर किसी टहनी पर बैठा कालू कौवा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हार की शिकन थी। वह बड़बड़ाया, चंपा ने फिर मुझे मात दे दी, लेकिन एक दिन मैं बदला जरूर लूंगा। लेकिन उस वक्त जंगल के सभी पक्षी सिर्फ अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। बरगद की मोटी डालों पर नए घोंसले बनने लगे। बरसात चाहे जितनी लंबी हो, अब किसी पंछी के मन में हार का डर नहीं था।